हाँ जी, क्या हाल है मोहसिन, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया, आप बताइए। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा। अच्छा सर, 2-3 बातें करनी थी। एक तो जो पहले आए थे आपसे बात करने की, एथिज्म की वजह से वॉर्स एंड ऑल जो हुई हैं, अ, जी जी। लोगों को पता नहीं क्यों ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि एथिज्म का कोई कनेक्शन ही नहीं है वर्ल्ड पीस से, किसी पॉलिसी से, कोई फॉरेन पॉलिसी से कोई कनेक्शन नहीं। एथिज्म एक सिंपल सी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि देयर इज नो एक्चुअल एविडेंस फॉर द सुपर नेचुरल क्रिएटर, कि हाँ भाई कोई क्रिएटर है हम्म या नहीं, हमारे पास एविडेंस नहीं है इसलिए हम उसको नहीं मानते, और किसी चीज़ हम्म से इसका लिंक ही नहीं है। और इनके माइंड में इमेज ये बनी है कि अगर आप एथीस्ट हो जाते हो तो आपके पास मॉरल वैल्यूज नहीं रहेंगी, आप एथीस्ट हो जाते हो तो आप जंगे करोगे, आप माँ बहन के साथ कुछ भी करोगे। ये क्यों लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे को ये पूछना था आपसे एक। वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि उनको लगता है असल में मजहब ने ना वो किसने कहा था, मेरे जहन से निकल जाता है हमेशा, कि द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज दैट मोरालिटी वाज हाईजैक्ड बाय रिलीजन। तो जो रिलीजियस आदमी होता, मैं मेरे पे भी एक वक्त था ऐसा कि मैं सोचता था कि यार मजहब के बगैर तो बंदा मॉरल रहेगा ही नहीं, मगर जब मजहब छोड़ के देखा तो पता चला कि मेरी तो मोरालिटी रीइंफोर्स हो गई है, बल्कि मैं तो एक बड़े डिफरेंट एंगल से सोचने लगा हूं मोरालिटी पे। तो मैं कार्ल सेगन के जो पेल ब्लू डॉट है ना, उसको अगर किसी ने नहीं सुना तो जाके यूट्यूब पे पेल ब्लू डॉट, जो कॉस्मोस ओरिजिनल में एक एपिसोड में पेल ब्लू डॉट जो है वो पढ़ा था कार्ल सेगन ने। कार्ल सेगन की जो किताब है कॉस्मोस, उसमें लिखा गया था पेल ब्लू डॉट। तो आखिर पे उसके कार्ल सेगन ने जो बात कही थी ना, मेरी सारी मोरालिटी को वो बात डिफाइन करती। तो कार्ल सेगन ने शुरू यूं किया था क्योंकि जो वॉयजर 1 था ना, वो सैटर्न के पार गुजरा था। तो कार्ल सेगन ने जो वॉयजर 1 को कंट्रोल करने वाले लोग थे ना, उनके से ये रिक्वेस्ट की स्पेशल लड़के, कि जब ये सैटर्न के पास से गुजर जाएगा ना तो इसका कैमरा वापस जमीन की तरफ करना। तो यहां पे मैं आप लोगों को पेल ब्लू डॉट वाली तस्वीर दिखाता हूं। और कार्ल सेगन जो है वो एक एक एथियस्ट है कि कार्ल सेगन प्योर एथियस्ट। ठीक है, ये याद रखिएगा, कार्ल सेगन जो है वो कौन है? कार्ल सेगन एक प्योर एथियस्ट है। और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि मुझे जरा कोई अच्छी रेजोल्यूशन की एक तस्वीर पेल ब्लू डॉट की मिल जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या है असल में। ठीक है जी, तो इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, इस पे हम बात करते हैं पेल ब्लू डॉट पे। तो ये है जी पेल ब्लू डॉट वाली तस्वीर। ये ली गई थी सैटर्न के पार से। ये सैटर्न के रिंग्स हैं। इन सैटर्न के रिंग्स के दरमियान से हमें एक ये जो छोटा सा नुक्ता नजर आ रहा है, ये है हमारी जमीन। ठीक है। तो कार्ल सेगन ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे थे कि इतनी दूर से जब हम देखते हैं तो जमीन हमें सूरज की रोशनी में एक जर्रे की तरह नजर आती है। और ये जो जर्रा है, इसी जर्रे के ऊपर हर इंसान जो है वो रहता है। ठीक है। दुनिया में जितने भी आज तक बड़े बड़े लोग आए, पोएट्स, अब जो हैं वो बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, हर बंदा इसी पे रहता है। ठीक है। और फिर आखिर पे जो कार्ल सेगन ने एक बात कही थी ना, वो क्या थी? कि इंसानों के साथ अच्छे आप इसलिए रहें क्योंकि जो भी इंसान हैं आज इस जमीन के ऊपर रहते हैं, इस छोटी सी जमीन के ऊपर, वो आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी। ये जो एक चीज है ना, ये सब कुछ सम अप कर देती है। क्यों? क्योंकि वाकई कोई भी इंसान आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आज अगर मुझे दर्द होता है ना, तो मेरे मेरे लिए ये फीलिंग होती है कि इस इंसान को भी दर्द होता है, इसकी जिंदगी भी इतनी छोटी है, इसकी भी तकलीफें उतनी रियल हैं जितनी मेरी हैं। ठीक है। मेरी और आपकी तकलीफें, जिंदगी में प्रॉब्लम्स जितने रियल हैं, जितने प्रॉब्लम से हम गुजरते हैं, वो उतने ही रियल हैं उसके भी जितने आपके हैं। आपको दर्द होता है तो दूसरे को भी होता है, आपको दुख होता है तो दूसरे को भी होता है, आप अपने अपने प्यारों को मिस करते हैं तो दूसरा भी करता है। हर कोई एक जैसे दर्द से गुजरता है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि मेरा दर्द रियल है और दूसरे का दर्द भी उतना ही रियल है, तो हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं दूसरों की तरफ। हम इतनी दिल में दुश्मनी नहीं रखते, हम इतनी नफरत नहीं रखते दिल में। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है मजहब की, देखें, मजहब जो इंसान की, मजहब क्या अंडरस्टैंडिंग देता है?
ये याद रखिएगा, ये गोल्डन वर्ड्स हैं जो अभी मैं कहने जा रहा हूँ। मजहब ये अंडरस्टैंडिंग देता है कि दुनिया में आप किसी के साथ कुछ भी कर दें, उसका बदला आखिरत में मिल जाना है। मजहब एक और अंडरस्टैंडिंग देता है जो कि सबसे डेंजरस अंडरस्टैंडिंग है, कि आप किसी इंसान के साथ कोई भी बुराई कर दें, आपने खुदा से माफी मांग ली तो आप माफ हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं मजहब थोड़ा थोड़ा ये कहने की कोशिश करते हैं कि नहीं, इंसान की माफी इंसान से मांगनी पड़ेगी, मगर असल में मजहब इस बात पे बिलीव करता है कि आप माफ हो जाएंगे। आप ज्यादती किसी के साथ करते हैं और उम्मीद अल्लाह से लगाती हैं कि वो आप पे रहम करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये आपको सेडिस्ट बनाती है। आप इंसान के दर्द को समझने से कासिर हो जाते हैं, आप पूरे तरीके से समझ नहीं सकते। मगर दूसरी जानिब क्या है कि जब आपको पता लगता है कि ये 13.7 बिलियन पुराना यूनिवर्स है, ठीक है, और इन 13.7 बिलियन ईयर्स में पहली बार मेरे सामने फलां शख्स एग्जिस्ट करता है, और मैं अगर उसके साथ ज्यादती करूंगा तो उसको जो दर्द होगी, जिस चीज से वो गुजरेगा, उसने भी दोबारा इस यूनिवर्स में कभी नहीं होना, मैंने भी दोबारा इस यूनिवर्स में कभी नहीं होना। आप जब देखते हैं किसी गली से जाते हुए एक बिल्ली का बच्चा आप जख्मी देखते हैं, तो आपको दिल में बड़ा मलाल होता है। मेरे दिल में तो हमेशा ये ख्याल आता है कि मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो अपने दर्द की को समझ भी सकता हूं, मैं उससे बच भी सकता हूं, मैं अपने आप को इमोशनली मैनेज कर सकता हूं, 100 चीजें सोच सकता हूं। मगर ये बिल्ली का जो बच्चा इधर फिर रहा है या एक जानवर जो फिर रहा है, ये तो अपनी प्रॉब्लम को समझता ही नहीं है। आप देखें गली में कुत्ते बैठे होते हैं ना, मैं कई बार ये सोचता हूं कि यार इसकी टोटल लाइफ कितनी होगी, 2 साल 3 साल, क्योंकि कुत्ते आप अक्सर देखते हैं गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, बिल्लियां मर जाती हैं। 2 साल 3 साल इसकी टोटल लाइफ होगी, और इस टोटल लाइफ में ना इसके सर पे छाता है, हर शाम को उसको बेचारे को किसी ना किसी के दर पे जाके खाने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। इंसान जो भीख मांग रहा होता है ना, उसको लोग दे देते हैं। जो जानवर होता है ना, उस बेचारे को उसकी कोई परवाह नहीं करता। ऐसा नहीं होना कि एक आपकी गली में एक कुत्ता बैठा है तो हर शाम एक बंदे ने अपनी ड्यूटी लगा लेनी है कि उसको आपने कुछ देना है। नहीं, लोग सोचते हैं नहीं, मैंने नहीं भी दिया तो वो क्या करेगा, उसने पानी पीना, कोई ये नहीं देखता कि जो ये पानी पी रहा है वो साफ है कि गंदा है। नेचर कितनी बेरहम है। ठीक है, वाइल्ड में जो जानवर रहते हैं वो कितने, एक जानवर बच्चे देता है, उसके बच्चों में से एक बचता, कोई परिंदे खा जाते हैं, कोई प्रेडेटर आके खा जाता है, नई माँ होती है तो उसको बच्चे नहीं पालने आते। ठीक है, सिंपल बात होती है। चीते की एक डॉक्यूमेंट्री एक मैं देख रहा था, तो क्या था उसके अंदर, वो बेचारी को पता ही नहीं होता, उसके 2 बच्चे होते हैं, दोनों ही मर जाते हैं क्योंकि वो पहली बार मां बनी होती है। ठीक है, हमारे इंसानों को कितना प्रिविलेज है कि हमारे यहाँ अगर किसी के कोई बच्चे पैदा होते हैं तो 700 लोग उनको बताने वाले होते हैं कि पालने कैसे हैं, उनको कोई भी नहीं बताने वाला होता। तो सब कुछ क्या है, कुदरत बड़ी बेरहम है, नेचर इज एब्सोल्युटली ब्रूटल। और हमने फिर, आप सिर्फ इतना इमेजिन करें कि अगर आप आज से 100 साल पहले पैदा हुए होते तो तब क्या होता। अगर आपके सिर्फ पित्ते में पत्थरी हो जाती तो आप तड़प तड़प के मार जाते। क्यों? क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर रिमूव ही नहीं हो सकता था। आपकी दाढ़ में दर्द होती तो आपकी दाढ़ें रिमूव होना मुश्किल होती थी। आपकी आंखें खराब हो जाती तो ऐनकें नहीं थी लगने के लिए। तो लोग कितनी तकलीफ से गुजरते थे। ये सोचें कि एनेस्थीसिया के आने से पहले इंसानों का दर्द और एनेस्थीसिया के आने के बाद से इंसानों का दर्द में कितना फर्क है। आप कभी दाढ़ तो निकलवा के दिखाएं लोकल एनेस्थीसिया के बगैर, या आप देखें तो सही, किसी की बाजू टूट जाती, जुड़ नहीं सकती प्रॉपरली दोबारा। तो आप सोचें कि आज आप साइंस की वजह से, ह्यूमन इनोवेशन की वजह से कितनी प्रिविलेज जिंदगी गुजारे। हम लिटरली प्रिविलेज हैं अपनी इंटेलिजेंस की वजह से, मगर उससे ज्यादा कि कुदरत इंतहाई अनफेयर रही है कि उसने हमें एक ऐसा जबरदस्त किस्म का एवोल्यूशनरी एडवांटेज दे दिया है कि हम जो है वो दुनिया की हर चीज कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ हमारे आसपास ही जानवर फिर रहे हैं जिनसे हमने जमीनें छीन ली, जिनसे हमने सब कुछ छीन लिया, कुछ भी नहीं रहा, और हम कभी सोचते भी नहीं है। और मजहब हमें ये कहता है कि तुम्हारा हक है कि तुम जमीन पे हुक्मरानी करो। क्या जो दरख्त आपने काट के अपने घर बनाए हैं उन पे गुलारियां नहीं रहती थी? क्या उधर सांप नहीं रहते थे? परिंदे घोंसले नहीं बनाते थे? क्या उनकी वो जमीन नहीं थी? उनकी भी थी। क्या जो कॉलोनाइजर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए हैं, उन्होंने जाके उन लोगों को खराब किया, तो क्या उनका राइट नहीं था? उनका भी था। मगर फेयरनेस नहीं है। सबसे जो बुरी चीज मुझे हिट करती है हमेशा, वो ये है कि नेचर बड़ी जालिम है, और हम जो हैं वो नेचर के जुल्म को समझते हैं, और हम जो हैं वो क्या कर सकते हैं, हम उससे डील कर सकते हैं, मगर हर कोई नहीं कर सकता। हर किसी का कोई लेवल है। इलॉन मस्क जो है वो नेचर के जुल्म से बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्टेड है, क्योंकि वो तो बहुत अमीर आदमी है।
ठीक है, मैं उतना प्रोटेक्टेड नहीं हूं, मुझसे नीचे वाले उससे कम प्रोटेक्टेड है। तो क्या एक इंसान जिसके साथ नेचर इतनी बुराई कर रही है ऑलरेडी, मैं उसके साथ बुराई करूं तो मैं को अच्छा हूंगा? नहीं अच्छा हूंगा। क्या एक जानवर के साथ वो बुराई कर रही है तो मैं अच्छा हूंगा? नहीं अच्छा हूंगा। तो जो मेन चीज है वो क्या है? नेचर बेरहम जरूर है, हम उसके बेरहमी के खिलाफ कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको बुराई से, अननेसेसरीली किसी को पेन देने से आपको रोक देती है। और ये मजहब के बगैर सोच आती है, मजहब के साथ नहीं आ सकती। कोई इंसान पेल ब्लू डॉट को देख के ये नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह की कुदरत में तो जमीन का एक बहुत बड़ा मकाम है, क़यामत भी इस पे, यानी मक्का भी इस पे है, सब कुछ इस पे, हर चीज इस पे, ठीक है। उसके वो तो पेल ब्लू डॉट कभी भी नहीं समझेगा। और ये याद रखिएगा, इस पेल ब्लू डॉट को कोई मिटा देगा तो इंसानियत यूनिवर्स से खत्म हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर इस पेल ब्लू डॉट के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, जो कि हमें पेल ब्लू डॉट वाली तस्वीर में दिखाई देती है, अगर हम एक साथ दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब फाड़ दें ना, तो सैटर्न के पार से जब ये तस्वीर दी गई थी ना, आप दोबारा उसी जगह से तस्वीर दें, आपको डिफरेंस नजर ही नहीं आएगा। ये हमारी औकात है कॉस्मोस के अंदर, हम कुछ भी नहीं है। तो जो हम्बलनेस है ना, वो सबसे ज्यादा मोरालिटी को रीइंफोर्स करती है, और कोई चीज नहीं कर सकती। ठीक है मोहसिन? जी सर, बिल्कुल सही बोला आपने। ये एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग तो हम इंसानों का नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी है कि हम अपने आप को ना यूनिवर्स में कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमली स्पेशल हाँ। समझते हैं। नेचर के अकॉर्डिंग देखें, मतलब ज़्यादा दूर क्यों जाना है, हम अर्थ के स्केल के अकॉर्डिंग अगर अपने आप को देखें, हम डॉट से भी छोटे हैं एज कम्पेयर टू अर्थ। और उसके ऊपर हमारा ये आइडियोलॉजी कि नहीं, वी आर स्पेशल, गॉड ने हमें स्पेशली बनाया है। हम हर रिलीजन का यही प्रॉब्लम है कि हम सही हैं, हम स्पेशल हैं, बाकी सारे गलत है। मतलब अगर इस आइडियोलॉजी से जरा सा ऊपर उठ के देखें कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, हम इंसान भी जस्ट लाइक एन एंट, हम भी वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं इस प्लेन पे, तो ये सारे मसले ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा सर, एक बात और करनी थी, वो जो अभी एक सिख भाई आए थे हमारे, वो मेडिटेशन के बारे में और योगा के बारे में जो बात कर रहे थे। मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी से, आपको तो पता ही है। तो मेडिटेशन जो है सर, उसको मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, उसको हम पॉजिटिव एफर्मेशंस की कैटेगरी में डालते हैं कि हम अपने माइंड को एक हिसाब से प्लेसिबो में डाल रहे हैं कि नहीं, आई एम गुड इनफ। जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम बैठ के एक सिंगुलर पॉइंट के ऊपर फोकस करते हैं। मोस्टली लोग अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं, और ये एक हिसाब से प्योरली प्लेसिबो है कि हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं। और मेडिटेशन आपको इमोशनली या स्ट्रेस के केस में हेल्प कर सकती है, और किसी केस में हेल्प नहीं कर सकती। एक बंदे को कैंसर है, मेडिटेशन से नहीं होगा ठीक, योगा से नहीं होगा ठीक, ठीक है ना। उसको चाहिए साइंटिफिक मेडिकेशन चाहिए उसको। तो ठीक है, मेडिटेशन जो है वो पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो, अपने आप को आप सही बोल रहे हो, बट दैट्स दैट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है मेडिटेशन में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।